हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट उन पे सैटरडे को मैंने आपको आरएनएस इक्वेशन, द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, इसके बारे में आपको बताया था कि आरएनएस इक्वेशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए, ठीक है, हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द एक्सिस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। जो भी हम रिएक्टेंट को एक्सिस एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं टू फॉर्म अ केमिकल या टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, ताकि उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई सफिक्स में ए से डिनोट करते हैं, ई ए, एंड इट इज़ इक्वल टू द, एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि इफ़ेक्टिव कॉलिजन कब स्टार्ट हो उसमें, जब हम इतनी एनर्जी, अगर किसी भी रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ कॉलिजन नहीं होंगे। नंबर ऑफ़ कॉलिजन नहीं होंगे तो आपस में टकराएंगे नहीं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया था कि ओरिएंटेशन, एनर्जी बैरियर किस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज करते हैं। एंड दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए वो, और थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफरेंस ही क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू ई टी माइनस ई आर। ई टी इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी, माइनस ई आर मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो। तो ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी इज बीन कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी। इफ़ द रिएक्टेंट या फिर किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो इट मीन्स वो रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कॉलिजन, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव जो फ्रैक्शन कॉलिजन है वो इफेक्टिव होंगे। अगर कॉलिजन ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रेट भी हमारा ज़्यादा होगा रिएक्शन का। और इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हाई, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन की जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। अगर नंबर ऑफ़ कॉलिजन कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो पाएगा और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट रिएक्शन और हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लो रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम में देखिए कैसे, ये एनर्जी है, इधर ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन की ऐसे प्रोग्रेस है। तो इफ़ द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इसे एक एनर्जी बैरियर, जो मैंने आपको पहले भी बताया, एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इट्स फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इस कंडीशन में या इस स्टेट में ये एक पार्शियली बॉन्डेड, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड हैं और प्रोडक्ट के जो फॉर्मेशन वाले बॉन्ड हैं वो पार्शियली अटैच रहते हैं, बॉन्डिंग रहती है। ये केवल परमानेंटली नहीं होती, टेम्प्रेरी स्टेट होती है और हाईली अनस्टेबल, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बनती है और इट्स स्प्लिट इनटू द प्रोडक्ट। एंड रिएक्टेंट से जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस एनर्जी को यहाँ पर ई टी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा होते हैं तो दिस इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड इनके बीच का जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट से जो ई टी के बीच ये जो एक्टिवेटेड है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, तो इसे डिनोट करते हैं ई आर से, द रिएक्टेंट एनर्जी, ठीक है। ये प्रोडक्ट की गेट्स कन्वर्टेड टू रिलीजिंग द सम एनर्जी, ये रिलीज़ करेगा रिएक्टेंट से, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। दिस इज़ द प्रोडक्ट, तो एनर्जी को की प्रोडक्ट की एनर्जी को ई पी से डिनोट करते हैं, ई पी, और रिएक्टेंट की ई आर। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, जो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की जो एनर्जी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच, या एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, द हीट ऑफ द रिएक्शन इसको बोलते हैं। और इसके बीच का ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट एनर्जी के जो डिफरेंस है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जो ये स्टेट होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनाता है दिस इज़ द पार्शियली बॉन्डेड विद द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। दिस स्टेट इज़ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट, और ये इनके बीच का जो डिफरेंस है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है।
इसी के आगे है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। ये कैसे स्टेट होती है? व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल पजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है यानी कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, जब वो काइनेटिक एनर्जी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल की, वो इक्वल्स टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक कन्फिग्रेशन, उसके जब इक्वल्स टू हो जाती है तो इट इज़ फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। जो मैंने आपको बताया जहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था या स्टेट बन रही थी, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वही है, स्टेज फॉर्म एट दिस स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, उनके बीच की स्टेट है, इसीलिए से इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2 + I2 गिव्स H2 और I2। देखिए H2 और I2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में पार्शियली बॉन्डिंग होती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, ये हमारा प्रोडक्ट कन्वर्जन है। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसमें ना रिएक्टेंट की, प्योर रिएक्टेंट की ही बॉन्डिंग है, ना ही प्योर प्रोडक्ट की बॉन्डिंग, इनके बीच की बॉन्डिंग है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की बॉन्डिंग होती है। ये थोड़ा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से भी बाइंड रहते हैं और प्रोडक्ट से भी। दिस इज़ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको इलाबोरेट करके देखते हैं। जैसे सपोज ये H2 और I2 के दो मॉलिक्यूल्स अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में, तो इट इज़ अज्यूम टू बी स्फेरिकल। इट इज़ अज्यूम टू बी स्फेरिकल। H2 और I2 दो मॉलिक्यूल हैं, HH और I2 के। ठीक है, रिएक्टेंट है। इट इज़ कंबाइंड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पार्शियली। देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग जो रहती है वो पार्शियली रहती है H और I के बीच में, इस H और I के बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एंड दिस इज़ फॉर्म्ड एट वेरी शॉर्ट टाइम। थोड़े टाइम के लिए टेम्प्रेरी स्टेट होती है और हाईली अनस्टेबल। थोड़े टाइम के लिए बन रही है, टेम्प्रेरी है तो हाईली अनस्टेबल है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी एनर्जी आपको पता है ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। इट स्प्लिट इनटू द प्रोडक्ट, और थोड़ी देर बाद, थोड़े शॉर्ट टाइम के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको पता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और 2 HI मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इसकी एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है इसका, एक्टिवेटेड एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें तो हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं कि उसका रेट फास्ट होगा या स्लो होगा। फॉर एग्जांपल NO + ½ O2 गिव्स द NO2। ये इसका ये ऑक्सीडेशन है NO का, सेम एज कार्बन मोनोऑक्साइड का CO + ½ O2 टू ऑक्सीडाइज इनटू CO2। तो ये एक फास्ट रिएक्शन है क्योंकि इसकी इन ऑक्सीडेशन ऑफ NO का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, स्मॉल है। सो द रिएक्शन विल बी फास्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इट मीन्स द फास्ट इज़ द रिएक्शन। इफ़ in case of carbon monoxide to oxidize into CO2, the activation energy is हाई। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है। सो द रिएक्शन विल बी स्लो। नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों। जस्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो EA इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। जब इस डायरेक्शन से हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है तो भी हमें एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट इन रिवर्स डायरेक्शन, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी तो भी हमें एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू द रिएक्टेंट। ये भी इस स्टेज से भी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इन बोथ केसेस रिएक्शन फॉलो द सेम पाथ फॉलो करती हैं टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दोनों केस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी आर डिफरेंट। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होगी। दोनों बनाएंगे भला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी दोनों की। आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, डेल्टा H EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस करेंगे तो डेल्टा H, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस हमें मिलता है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू हम समझा रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सपोज रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट टू कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट टू गिव द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है रिएक्टेंट से एक्टिवेशन, जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है इससे, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, EA फॉरवर्ड।
ई ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फिर गिव इट स्प्लिट इनटू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फिर जब रिवर्स डायरेक्शन में होगी प्रोसेस तो ये प्रोडक्ट भी तो फिर से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, तो ये फिर से एक्टिवेशन एनर्जी, इसको इनके बीच का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी इसको ई ए बैकवर्ड, इसे डिनोट करते हैं ई ए बैकवर्ड से, टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये दोनों डायरेक्शन में। इस केस में एक्सोथर्मिक के केस में कहने का मतलब ये था, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जो हमारी रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसमें जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हुई है, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज़ ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज़ ग्रेटर है। तो डेल्टा एच अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, जो ई फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इज़ लेस देन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी बैकवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ज़्यादा है किससे, फॉरवर्ड से। तो डेल्टा एच विल बी द, अगर बैकवर्ड का वैल्यू ज़्यादा जाएगी तो वैल्यू कैसे आएगी डेल्टा एच की, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स ये एनर्जी कुछ कंज्यूम करेगा। एक्सोथर्मिक में क्या था, ये एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब ई आर यानी कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, टू कंज्यूम द एनर्जी, जो भी एनर्जी उसे चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए, दिस इज डिनोटेड बाय ई ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट इट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक वो एनर्जी रिलीज़ करा था, आपने उसका देखा था यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी कि वो एनर्जी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, उसने रिलीज़ कम करी, यानी कि कुछ ना कुछ कंज्यूम करे, इट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन ई इज डिनोटेड बाय, फिर जब रिवर्स रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, फिर से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उनके जो बीच का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज़ द एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बैकवर्ड के लिए होगा, उस केस में क्या था, बैकवर्ड के लिए वैल्यू ज़्यादा थी, बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज़ लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, ई ए फॉरवर्ड इज़ ग्रेटर, ये ग्रेटर है बैकवर्ड वाली से, इज़ ग्रेटर ई ए बैकवर्ड डायरेक्शन, तो डेल्टा एच वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि फॉरवर्ड पहले लिखा था वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इस डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ और आपको इसमें रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने होंगे या पूछना होगा, आप पूछ सकते हैं। बाकी आपका ये वाला चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम न्यू चैप्टर लेंगे सरफेस केमिस्ट्री। अब बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।